नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट, परफेक्ट इमेजिंग। और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर की बीमारियों के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है और आप में से काफ़ी सारे लोगों को इससे सफ़र करना पड़ रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरीजों को नहीं पता हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों पे बात की जाए और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन, उसका रोल बॉडी में, उसका क्या रोल है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले आप देखो, ये इमेज आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो बॉडी में दाईं तरफ ऊपरी हिस्से में एक अंग होता है, एक ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं लिवर। और लिवर में बनता है बाइल, यानी कि पित्त। तो जब लिवर में ये बाइल बनता है, एक पतली नली होती है लिवर से निकलती है, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। वो नली इस पित्त को, बाइल को लेती है, उससे इसके थ्रू ड्रेन होता है वो बाइल, और फाइनली डुओडेनम यानी कि जो छोटी आंत है उसमें जाके ये बाइल बह जाता है। तो ये है पूरा बाइल का ड्रेनेज। और इसी बाइल डक्ट से लगा होता है गॉल ब्लैडर, एक पतली ट्यूब के थ्रू इस बाइल डक्ट से जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो बाइल डक्ट से जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर, और उसका मेन फंक्शन जो है वो है बाइल का, यानी कि पित्त का स्टोरेज। तो पित्त को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर और उसको कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि आम भाषा में कह सकते हैं गाढ़ा बनाता है। और ये बाइल जो है वो बॉडी में जो फैट होता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें फैट होता है, तो उस फैट के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए इसका मेन रोल है। तो बाइल का, पित्त का जो मेन रोल है वो है फैट का, यानी कि चर्बी जो आप खाने में होता है उसका डाइजेशन, उसकी पाचन क्रिया में, और उसको एब्जॉर्ब कराना बॉडी में, ये इसका मेन रोल है। तो इस बाइल को जो है गॉल ब्लैडर स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी कि गाढ़ा बनाता है। तो इसका अपने आप में कोई प्रोडक्शन रोल नहीं है, खुद कुछ बनाता नहीं है, लेकिन इसका स्टोरेज फंक्शन है, यानी कि इसका काम है बाइल को अपने अंदर, पित्त को अपने अंदर स्टोर करना और उसको फिर गाढ़ा बनाना। तो ये है गॉल ब्लैडर का रोल। अब बात करते हैं सबसे कॉमन जो बीमारी होती है गॉल ब्लैडर की, उसके बारे में, वो है गॉल स्टोन। तो पित्त की थैली की पथरी। तो इसमें बहुत कॉमन है ये, आप में से बहुत सारे लोगों के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में मिला होगा। तो गॉल स्टोन का सबसे कॉमन जो एज है वो है 20 के बाद, 20 बरस के उम्र के बाद जनरली गॉल स्टोन हमें मिलता है, लेकिन बच्चों में भी गॉल स्टोन पाए जाते हैं। तो गॉल स्टोन के प्रमुख लक्षण क्या हैं, गॉल स्टोन में आपको क्या परेशानी होगी? तो चूंकि जैसे मैंने बोला, गॉल ब्लैडर जो है पित्त को स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है, और जब उसमें गॉल स्टोन होंगे, यानी कि जब उसमें पथरी होगी, तो जब वो सिकुड़ेगा, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो गॉल स्टोन होते हैं, जो पित्त की थैली की पथरियाँ होती है, उनमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ मरीजों में दर्द, उनको ऊपर की तरफ, दाएं साइड पेट में ऊपर की तरफ दर्द हो सकता है। ब्लोटिंग, यानी कि गैस, ज़्यादा गैस बनना जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैक्सिमम केसेस में कोई भी लक्षण नहीं होता है। तो ये है गॉल स्टोन। फिर गॉल स्टोन के लिए सबसे अच्छी जांच क्या है? तो गॉल स्टोन के लिए जो बेस्ट टेस्ट है, जो सबसे अच्छी टेस्ट है, वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा टेस्ट है गॉल स्टोन के लिए। सीटी स्कैन में गॉल स्टोन ज़्यादातर केसेस में नहीं दिखता है, इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तो सीटी स्कैन बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है गॉल स्टोन के लिए, गॉल स्टोन मिस हो सकता है सीटी स्कैन में। अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा टेस्ट है। तो अब गॉल स्टोन अगर आपको मिल गया तो फिर आगे क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है मरीजों में, बहुत सारे मरीज ही मुझसे पूछते हैं कि अब गॉल स्टोन है, आगे क्या करें, दवाओं से ठीक होगा, ऑपरेशन करना है, क्या करना है? तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर आपको गॉल स्टोन अल्ट्रासाउंड में मिलता है और आपको कोई भी लक्षण नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं होता है, और अल्ट्रासाउंड में भी गॉल स्टोन के साथ और कोई चीज़ नहीं है, यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन की निशानी हमें नहीं मिल रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं हमें मिल रहा है अल्ट्रासाउंड में, सिर्फ गॉल स्टोन है, कोई परत, गॉल ब्लैडर की जो दीवार है वो नहीं, परत जो है वो मोटी नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई सूजन नहीं है, स्वेलिंग नहीं है गॉल ब्लैडर में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में प्योरली सिर्फ गॉल स्टोन अगर है, और आपको भी कोई
लक्षण नहीं है तो फिर आप इसको ज़रूरत नहीं कि आप इसको कोई ट्रीटमेंट लें। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी कि इंटरवल्स में अल्ट्रासाउंड करा के आप देख सकते हैं, 4 महीने में 6 महीने में अल्ट्रासाउंड रिपीट करके आप देख सकते हैं कि कैसा प्रोग्रेशन है आगे, कोई इन्फेक्शन अंदर तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको ट्रीट करें। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ आपको गॉल स्टोन भी मिल रहा है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में गॉल ब्लैडर में सूजन भी दिखाया गया है और आपको भी दर्द वगैरह होता है, लक्षण रहते हैं और इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो फिर ये सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हैं, तो इसमें फिर ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, पित्त की थैली में पत्थरी भी है और साथ में आपको दर्द भी रहता है और साथ में अल्ट्रासाउंड में और कोई प्रॉब्लम भी मिल रहा है, जैसे कि सूजन, पित्त की थैली में सूजन या सिकुड़न या इस तरह की चीज़ें अगर मिल रही हैं, तो फिर इसका मतलब अंदर वो इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है, यानी कि अंदर जो है वो एक्टिविटी है गॉल स्टोन का। तो इस केस में जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरा सवाल आता है कि ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट कब करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दवाओं से बहुत सारे मरीजों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये दवाओं से घुल सकता है, क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर ऑपरेशन ही कराना है। तो इसमें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल गॉल स्टोन्स में नहीं होता है, स्पेशली जो स्टोन्स बड़े होते हैं। अगर स्टोन बहुत छोटे हैं, 3 mm, 4 mm, 5 mm, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट, और स्टोन का नंबर कम है, ज़्यादा स्टोन्स नहीं है, साइज छोटा है, अगर ऐसा है तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। हालांकि पर्सनली मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है मेडिकल ट्रीटमेंट, और बहुत कम केसेस में मैंने देखा है कि गॉल स्टोन उससे घुल गए हों या रिजॉल्व हो गए हों, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो जो इसका मोस्ट इफेक्टिव सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। तो गॉल ब्लैडर का रिमूवल, जिसको कहते हैं कॉलिसिस्टेक्टमी, तो सर्जरी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अब क्वेश्चन जो मरीज पूछते हैं कि सर्जरी कब करना चाहिए। सर्जरी, हमें गॉल स्टोन अभी मिला है रिपोर्ट में, तुरंत सर्जरी कराएं या कुछ दिन वेट करके कराएं या क्या कराएं। तो गॉल ब्लैडर का जो सर्जरी है ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज गॉल स्टोन मिला है रिपोर्ट में और आपको 10 दिन के अंदर ऑपरेट करना है या तुरंत ऑपरेट करना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको गॉल स्टोन डायग्नोज हुआ है, अपना टाइम आप ले सकते हैं और रुक के भी सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही है, स्वेलिंग है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपको बार बार दर्द हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर सर्जरी जल्दी कराना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी और परेशानी नहीं है, तो आप सर्जरी रुक के भी करा सकते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट की बात। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमारा 10 mm का पहले स्टोन था और हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया तो 8 mm हो गया या 6 mm हो गया या 7 mm हो गया। तो इस अल्ट्रासाउंड में जो है कुछ वेरिएशन साइज में हो सकता है, अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट में साइज में वेरिएशन आ सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गॉल स्टोन में छोटा हो रहा है या वो गॉल स्टोन अपने आप क्योर हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ साइज का वेरिएशन आ सकता है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसका ये मतलब है कि गॉल स्टोन का साइज छोटा हो रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा और मरीज का क्वेश्चन रहता है कि अब दूरबीन विधि वाला हम ऑपरेशन होगा या जिसको कहते हैं लैप्रोस्कोपी, वो होगा या ओपन सर्जरी होगी। तो इसका डिसीजन जो है वो डिपेंड करेगा बाकी चीज़ों पे। अगर गॉल ब्लैडर के आसपास बहुत इन्फेक्शन है, बहुत सूजन है, या गॉल ब्लैडर कई बार फट जाता है, ऐसा कुछ है, कॉम्प्लेक्स बहुत कंडीशन हो गया है, गॉल ब्लैडर फट गया है, आसपास फ्लूइड फैल गया है, या फिर बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, इस तरह का अगर है, तो फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन विधि वाली सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है और इस केस में फिर ओपन सर्जरी हम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, सूजन ज़्यादा नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो फिर दूरबीन विधि वाला यानी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल बहुत कॉमन है और मैक्सिमम केसेस में लैप्रोस्कोपी ही करते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन रहता है कि स्टोन के क्या रिस्क्स हैं। स्टोन और गॉल स्टोन है तो उससे क्या और खतरा हो सकता है। तो सबसे जो मैंने पहले बताया आपको, सबसे बड़ा खतरा यही है कि बार बार उसमें इन्फेक्शन होता रहे। गॉल ब्लैडर, जिसको कहते हैं कॉलिसिस्टाइटिस, तो बार बार इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर पे होना, ये
एक चीज़ है जो स्टोन में हो सकता है, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर सिकुड़ सकता है। उसके अलावा दूसरा रिस्क ये होता है कि जो मैंने अभी पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया, फिर से आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये गॉल स्टोन जो है, जैसे मैंने बोला, ये नली से जो गॉल ब्लैडर है वो जुड़ी होती है और यहाँ नलियाँ होती हैं, पित्त की नलियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है, ये हो सकता है कि इन नलियों में कहीं चला जाए। तो अगर इन नलियों में जाके वो फंस गया तो उससे जो है पित्त का रास्ता, जैसे मैंने दिखाया आपको, जो पित्त बनता है लिवर में और फिर वो डोडनम यानी कि आंत तक जाता है, इस रास्ते में रुकावट आएगी, और इस रास्ते में अगर रुकावट आएगी तो फिर जॉन्डिस हो सकता है आपको। तो ये एक सेकंड रिस्क, दूसरा रिस्क जो आपको हो सकता है वो है आपको पित्त की नली में पथरी फंसने की वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है, या पित्त की नली का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती है, ये सब रिस्क है। इसके अलावा जो है गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ स्टोन्स का एसोसिएशन है, यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर में स्टोन पाया गया है बहुत सारे टाइम, लेकिन इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं हमारे पास है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैंसर कराता है। ऐसा डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यह है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और बार बार अगर इन्फेक्शन होगा तो कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, ये चीज़ है। लेकिन डायरेक्ट एसोसिएशन हमें अभी तक नहीं मिला है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो वो डायरेक्टली कैंसर करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बार बार इन्फेक्शन होगा तो उससे रिस्क बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। तो ये हो गई रिस्क की बात। और उसके अलावा लोग पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमें पहले मिला था स्टोन, और फिर हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें स्टोन नहीं था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने बहुत 1 महीने के बाद दोबारा कराया तो स्टोन नहीं मिला, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, ये मरीजों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि गॉल स्टोन अगर बड़ा सा है, कोई बड़ा सा स्टोन है 15-20 mm का, ऐसा बड़ा सा कोई स्टोन है, तो वो गॉल ब्लैडर वो जनरली अल्ट्रासाउंड में मिस नहीं होगा। यानी कि आप अल्ट्रासाउंड जितनी भी बार कराएंगे वो जनरली उसमें रिपोर्ट में वो पिकअप हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर स्टोन छोटा है, कोई छोटा सा स्टोन है 3 mm 4 mm, ऐसे छोटे स्टोन्स अगर हैं, और कई बार बड़े भी हो सकते हैं थोड़े स्टोन 6-7 mm, तो अल्ट्रासाउंड में जो है मिस होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि स्टोन जो है, कई बार छोटे स्टोन्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ, गॉल ब्लैडर के नेक की तरफ, यानी कि गॉल ब्लैडर, ये देखिए स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये निचला हिस्सा जो है गॉल ब्लैडर का, इसको नेक कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये छोटे स्टोन्स जो है वहाँ नेक में नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो इस केस में अल्ट्रासाउंड में वहाँ देखना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आसपास डोडनम यानी कि आंत होता है जिसमें गैस होती है, और इसकी वजह से कभी कभी छोटे स्टोन्स मिस हो सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे क्वालिटी का और थोड़ा टाइम देके देखना ज़रूरी रहता है गॉल ब्लैडर को कि इसमें स्टोन है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो मरीज़ को उल्टा करके फिर साइड लिटा के ऐसे करके हम बहुत सारे मनोवर्स करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, फिर उससे हम डायग्नोज ठीक से कर पाते हैं कि वाकई में गॉल ब्लैडर में स्टोन है कि नहीं है। तो अगर आपको कभी अगर स्टोन मिला है पहले और आप रिपीट करते हैं अल्ट्रासाउंड और उसमें नहीं आता है, तो हमें अल्ट्रासाउंड को बहुत ध्यान से रिपीट करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यानपूर्वक, और बहुत सारे मनोवर्स करके, बहुत सारे तरीके जो मैंने अभी बताया, पेशेंट को साइड लेटा के या बिठा के कई बार इस तरह से अल्ट्रासाउंड करके फिर हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि वाकई में स्टोन है या नहीं है। तो बहुत एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट अल्ट्रासाउंड कई बार इसमें चाहिए होता है, ताकि हम ठीक से इस चीज़ को देख पाएँ कि वाकई में स्टोन है कि नहीं गॉल ब्लैडर में। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे मैंने बोला, गॉल स्टोन जो है अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, बार बार गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, और अल्ट्रासाउंड में सूजन मिल रहा है या गॉल ब्लैडर का सिकुड़न मिल रहा है, और आपको बार बार दर्द हो रहा है, फिर उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है गॉल स्टोन की बात। एक चीज़ और जो मरीज़ पूछते हैं वो ये है कि गॉल ब्लैडर हमने ऑपरेट करवा दिया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि एक बॉडी का पार्ट है, एक बॉडी का ऑर्गन है, उसको अगर हम पूरी तरह से निकाल रहे हैं तो उससे कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो इसका जवाब मैंने आपको शुरुआत में जो दिया था, गॉल ब्लैडर कुछ फॉर्मेशन नहीं करता, यानी गॉल ब्लैडर कुछ बनाता नहीं है बॉडी में अलग से, और वो एक स्टोरेज ऑर्गन है, यानी कि जो पित्त बनता है, जो बाइल बनता है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, लेकिन अपने आप में ये कोई चीज़ बनाता नहीं है बॉडी में। तो अगर गॉल ब्लैडर को आप निकाल देंगे तो जो बाइल, जो पित्त वो स्टोर कर रहा था, वो स्टोरेज वहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन पित्त बनता रहेगा लिवर में, और वो पित्त की नलियों के थ्रू नॉर्मल जो ड्रेनेज है वो होता रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस
नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन इस गॉल ब्लैडर को हटाने के बाद कुछ लोगों में ज़्यादा गैस बनना, या अगर वो ज़्यादा फैट वाला फूड खाते हैं, ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं, ज़्यादा चर्बी वाला डाइट लेते हैं, इसमें फैट ज़्यादा है, तो उसके बाद ज़्यादा गैस बनना और ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, ऐसा इस टाइप की चीज़ें कुछ मरीज कंप्लेन करते हैं। लेकिन कोई भी सीरियस चीज़ नहीं पाया गया है गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद। तो जनरली गॉल ब्लैडर सर्जरी जो है एक सेफ सर्जरी है, और गॉल ब्लैडर हटाने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान बॉडी को नहीं होता है। तो ये थी गॉल स्टोन की पूरी बात। मैंने आपको बताया कि गॉल स्टोन अगर होता है तो उसको ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए, ट्रीटमेंट में कौन सा सर्जरी कब होता है, दूरबीन वाली सर्जरी कब होती है, और ओपन सर्जरी कब होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि गॉल स्टोन से क्या रिस्क हो सकते हैं बॉडी को, और किन कंडीशन में गॉल स्टोन को हटाना ज़रूरी होता है, मेडिसिन का क्या रोल है, मेडिसिन से कितना बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। और अगर और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, या फिर कमेंट्स में आपको मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।